वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट। ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमारा काफी रिसर्च एआई टूल से आता है और एआई कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। आज हम इंडियन कैपिटल मार्केट की उस बुनियाद की बात करेंगे जिसके बिना शायद ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, एक ऐसा सेक्टर जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। हाँ, मतलब हम बात करें डिपॉजिटरीज की। ये वो कंपनियां हैं जो हमारे हर शेयर, हर बॉन्ड को एक तरह से डिजिटल फॉर्म में सेफ रखते हैं। ये मार्केट की डिजिटल तिजोरियां हैं। एग्जैक्टली और हमारे पास एक काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो इस पूरी इंडस्ट्री को मतलब खोल कर रख देती है। तो आज का मिशन है इस डुओपोली को समझना। हाँ, क्योंकि इस सेक्टर में दो ही बादशाह हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। और मजे की बात यह है कि ये लगते एक जैसे हैं पर हैं बिल्कुल अलग। तो चलिए देखते हैं इनकी दुनिया में क्या चल रहा है। जरूर। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ये डिपॉजिटरी सेक्टर आखिर है क्या? रिपोर्ट में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सिस्टमिक यूटिलिटी। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। हाँ, इसका आसान भाषा में मतलब है कि ये मार्केट के लिए उतना ही जरूरी है जैसे किसी शहर के लिए पानी या बिजली की सप्लाई। अच्छा। मतलब इसके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। पहले क्या होता था कि शेयर्स के फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे। हाँ, मैंने सुना है उनको ट्रांसफर करने में बहुत झंझट होता था। बहुत ज्यादा। डिपॉजिटरीज ने इसी पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया और आज इंडिया में शेयर्स को लीगली ट्रांसफर करने का यही एकमात्र तरीका है, जिसे हम डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो मतलब हमारे सारे शेयर्स असल में इन्हीं दो कंपनियों की डिजिटल तिजोरियों में बंद हैं। बिल्कुल सही। और इसमें दो ही बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है सीडीएसएल, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट ज्यादातर होल्ड करता है। हाँ। और दूसरा है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये इंडिया का पहला डिपॉजिटरी था और आज भी मतलब बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज की पहली पसंद है। ठीक है, तो अब जब हमें इसकी बुनियाद समझ आ गई है तो यहाँ से बात और दिलचस्प होती है। हर बिजनेस की तरह इसके लिए भी कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होंगी। हाँ, मतलब टेलविंड्स और हेडविंड्स। तो रिपोर्ट के हिसाब से इस सेक्टर को कौन सी हवा आगे ले जा रही है और कौन सी रोक रही है? पहले चुनौतियों की बात करते हैं। हेडविंड्स क्या हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती है रेगुलेटरी रिस्क। क्योंकि ये एक ड्यूओपोली है तो सेबी हमेशा इन पर नजर रखती है ताकि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। हाँ, वो कभी भी इनकी फीस पर प्राइस कैप लगा सकती है और इससे इनके रेवेन्यू मॉडल पर सीधा असर पड़ता है। ओके। और दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी पर लगातार बढ़ता हुआ खर्च। टेक्नोलॉजी पर खर्च, इसका कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है T+0 सेटलमेंट साइकिल की तैयारी। अच्छा, मतलब ट्रेड प्लस 0 डेज, जिस दिन सौदा किया उसी दिन सेटलमेंट। एग्जैक्टली। अभी T+1 चलता है, तो इस रियल टाइम सेटलमेंट के लिए जो हाई स्पीड टेक्नोलॉजी चाहिए वो बहुत महंगी है। और तीसरा रिस्क तो जाहिर है साइबर सिक्योरिटी का। ये तो हुई चुनौतियां, लेकिन इस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी भी तो कमाल की रही है। उसके पीछे क्या टेलविंड्स हैं? इसमें सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी टेलविंड है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। इसका मतलब है कि भारतीय परिवार अब अपनी बचत को प्रॉपर्टी या गोल्ड से निकालकर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। बिल्कुल, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, मैंने देखा इक्विटी एसेट्स 2020 में 12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 61 लाख करोड़ हो गए। आप सोचिए, ये शिफ्ट ही इन कंपनियों के लिए पेट्रोल का काम कर रहा है। और एक और पॉइंट था रिपोर्ट में, अनलिस्टेड कंपनियों वाला। हाँ, वो एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम है। सरकार ने अब अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनियों के लिए भी अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज करना जरूरी कर दिया है। अच्छा, तो इनके लिए एक बिल्कुल नया मार्केट खुल गया। हाँ, जो पहले था ही नहीं। तो इनका मोट मतलब वो सुरक्षा कवच जो इन्हें बचाता है वो क्या है? क्वांटिटेटिव ड्राइवर्स तो साफ हैं, जैसे डीमैट अकाउंट्स की संख्या, एसेट्स अंडर कस्टडी। हाँ, वो तो हैं, लेकिन असली मोट मतलब असली किला क्वालिटेटिव ड्राइवर्स में है। जैसे पहला है रेगुलेटरी प्रोटेक्शन। इनको MII यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिला हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सेबी ने इतना जरूरी मानती है कि कोई नया कॉम्पिटिटर खड़ा करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, ये एक सरकारी लाइसेंस वाला किला है।
साथ में नेटवर्क इफेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच तो है ही। तो किला तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन हर किले में कोई ना कोई कमजोरी तो होती है। इस बिजनेस की अचिलिस हील क्या है? कौन से रिस्क्स हैं? रिपोर्ट 3 मुख्य रिस्क बताती है। पहला है मार्केट साइक्लिसिटी। मतलब इनका बिजनेस बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा है? हाँ, जब मार्केट में तेजी होती है, नए डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, ट्रेडिंग बढ़ती है और इनकी कमाई भी बढ़ती है। लेकिन जब बेयर फेज आता है तो सब धीमा पड़ जाता है। और दूसरा है ऑपरेशनल रेजिलियंस। जैसे हमने T+0 की बात की, इतने हाई फ्रीक्वेंसी माहौल में एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच या कोई मैलवेयर अटैक? हाँ, वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और तीसरा रिस्क? वो है कंसंट्रेशन रिस्क, और ये खासकर CDSL के लिए बहुत जरूरी है। CDSL का ज्यादातर बिजनेस डिस्काउंट ब्रोकर से आता है। तो ये वैसी बात हो गई कि आपकी सारी दुकानों का सामान सिर्फ एक ही ट्रक कंपनी डिलीवर करती हो। अगर वो कंपनी हड़ताल पे चली गई तो आपका पूरा बिजनेस अचानक रुक जाएगा। समझ गई। अब एक बात बताइए, सुनने में तो ये काफी एसेट राइट बिजनेस लगता है। इन सब का मार्जिन प्रोफाइल कैसा है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये एक हाई मार्जिन एसेट लाइट मॉडल है। इनके मुख्य खर्च सिर्फ 2 चीजों पर हैं, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉइज। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी IT पर लगभग 4.5% और एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर 29%। इसी वजह से इनका स्टैंडअलोन EBITDA मार्जिन 60 से 65% तक रहता है। वाह, ये तो किसी भी सेक्टर के लिए एलीट लेवल का मार्जिन है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। कंसोलिडेटेड लेवल पर यह तस्वीर बदल सकती है, जैसा कि हम NSDL के केस में देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें सेक्टर की बड़ी तस्वीर मिल गई है। अब आते हैं इस पड़ताल के मेन इवेंट पर, CDSL वर्सेस NSDL। दोनों काम तो एक ही करते हैं, पर रिपोर्ट कहती है कि इनके बिजनेस मॉडल्स में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, और यही इस रिपोर्ट का सबसे मजेदार हिस्सा है। देखिए, CDSL को हम रिटेल वॉल्यूम का किंग कह सकते हैं। रिटेल वॉल्यूम का किंग? हाँ, इसका पूरा फोकस रिटेल निवेशकों और डिस्काउंट ब्रोकर्स पर है। इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका नेटवर्क है। 574 DPs, देश के 98% पिन कोड्स तक। और ये 15 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स मैनेज करता है। हाँ, यहाँ पूरा खेल ही वॉल्यूम का है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू बनाना। और NSDL वो क्या है? दूसरी तरफ NSDL को आप इंस्टीट्यूशनल वैल्यू का बादशाह कह सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम बनाम वैल्यू। एग्जैक्टली। NSDL एक डिजिटल टोल ब्रिज जैसा है, जिसका फोकस बड़े प्लेयर्स पर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FPIs और HNIs। कस्टडी वैल्यू मतलब एसेट्स अंडर कस्टडी में तो इसका मार्केट शेयर जबरदस्त है, 86.81%, जो कि 464 लाख करोड़ रुपए है। हाँ, यहाँ खेल वैल्यू का है, बड़े क्लाइंट से मोटी फीस लेना। लेकिन NSDL के साथ एक पेंच भी है ना? रिपोर्ट में उनकी एक सब्सिडियरी का जिक्र है। सही पकड़ा आपने। NSDL की एक सब्सिडियरी है, NSDL पेमेंट्स बैंक, और ये उनके ओवरऑल नंबर्स को काफी अजीब बना देती है। कैसे? इसकी वजह से उनका कंसोलिडेटेड मार्जिन बहुत कम हो जाता है। एक मिनट, यहाँ रोकते हैं। ये पेमेंट्स बैंक वाली बात थोड़ी अजीब है। एक इतना हाई मार्जिन डिपॉजिटरी बिजनेस एक लो मार्जिन बैंकिंग सब्सिडियरी क्यों चला रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये हो कि वो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऑफर करना चाहते हैं। मतलब कस्टडी से लेकर पेमेंट्स तक सब एक जगह? शायद, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस पेमेंट्स बैंक ने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बुरा असर डाला है। तो चलिए अब सीधा नंबर्स पर आते हैं। पैसों के मामले में ये दोनों कहाँ खड़े हैं? हाँ, अगर हम पिछले 12 महीने के आंकड़े देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। रेवेन्यू में CDSL लगभग 1082 करोड़ पर है, जबकि NSDL 1420 करोड़ पर। लेकिन असली कहानी तो EBITDA मार्जिन में है। CDSL का स्टैंडअलोन मार्जिन 59% है, जो शानदार है, और NSDL का कंसोलिडेटेड मार्जिन सिर्फ 23.95%। यहाँ उनकी पेमेंट्स बैंक सब्सिडियरी का इम्पैक्ट साफ दिखता है। और वैल्यूएशन, मार्केट इन्हें कैसे देख रहा है? PE रेशियो पर तो दोनों लगभग बराबर है। हाँ, CDSL का 64.9x और NSDL का 62.80x, जो थोड़ा अजीब है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ में CDSL साफ विनर है, 33.23% की ग्रोथ, जबकि NSDL की सिर्फ 11.97%। बिल्कुल। लेकिन एक आंकड़ा है जो उल्टा लग रहा है। CDSL का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, जबकि NSDL का पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? ये इस एनालिसिस का एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका एक कारण हो सकता है कि CDSL टेक्नोलॉजी में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे वो T+0 वाली बात। हाँ, नई ग्रोथ के लिए वो अभी बहुत पैसा रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि NSDL एक मैच्योर बिजनेस होने के नाते स्टेबल कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है। सही बात है। तो अब आते हैं सिनेरियो एनालिसिस पर। रिपोर्ट ने कुछ अलग-अलग मार्केट सिनेरियो सोचे हैं।
पहला सिनेरियो रिटेल ट्रेडिंग बूम, इसमें कौन जीतेगा? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, CDSL। हाँ, उसका पूरा बिजनेस मॉडल ही रिटेल वॉल्यूम पर टिका है। हर नया अकाउंट, हर छोटी ट्रांजैक्शन से उनकी कमाई होती है। इस बूम में CDSL की ग्रोथ रॉकेट की तरह होगी। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, अगर FPI इनफ्लो बढ़ता है तब क्या होगा? तब NSDL का वैल्यू वाला मॉडल चमकेगा। एक बड़ा FPI जब हजारों करोड़ लाता है तो उसकी कस्टडी फीस CDSL के लाखों रिटेल अकाउंट्स के बराबर हो सकती है। अच्छा। और FPIs आसानी से अपना डिपॉजिटरी नहीं बदलते, उनके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा मायने रखती है। तो FPI बूम का सीधा फायदा NSDL को मिलेगा। तीसरा सिनेरियो थोड़ा ट्रिकी है। सेबी फीस कैप लगा देती है, इसका असर किस पर ज्यादा पड़ेगा? रिपोर्ट का अनुमान है कि इस सिचुएशन में NSDL ज्यादा स्थिर रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका HNI और इंस्टीट्यूशनल बेस प्राइस को लेकर उतना सेंसिटिव नहीं है। वो अच्छी सर्विस के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं, जबकि CDSL का रिटेल बेस बहुत प्राइस सेंसिटिव है। और आखिरी सिनेरियो, अनलिस्टेड कंपनियों के लिए डीमैट का अनिवार्य होना, यहाँ कौन बाजी मार रहा है? इस नई रेस में भी NSDL आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास अनलिस्टेड कंपनी रजिस्ट्रेशन में अभी से 73% मार्केट शेयर है। तो मतलब जब ये कंपनियां आगे चलकर SME IPOs लाएंगी तो वो पहले से ही NSDL के सिस्टम में होंगी। बिल्कुल, NSDL ने यहाँ भविष्य के लिए बीज बो दिए हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद इस सब का सार क्या है? एक आसान तरीके से इसे कैसे समझें? इस सेक्टर को समझने के लिए रिपोर्ट में एक बहुत शानदार एनालॉजी दी गई है। सोचिए कि इंडियन डिपॉजिटरी सेक्टर एक 2 लेन वाला डिजिटल हाईवे है। ठीक है, 2 लेन वाला डिजिटल हाईवे। CDSL उस लेन को मैनेज करता है जिसमें लाखों मोटरसाइकिलें, यानी हम जैसे रिटेल निवेशक, चल रहे हैं। जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और हर गाड़ी से एक छोटा सा टोल वसूला जाता है। बिल्कुल, पूरा गेम वॉल्यूम पर टिका है। और NSDL उस दूसरी लेन को मैनेज करता है जिसमें भारी भरकम मालवाहक ट्रक, यानी इंस्टीट्यूशनल और FPI निवेशक चलते हैं। यहाँ गाड़ियों की संख्या कम है लेकिन हर ट्रक में वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो टोल भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। इनका गेम वैल्यू पर टिका है, वॉल्यूम पर नहीं। बहुत खूब। ये एनालॉजी तो पूरे बिजनेस मॉडल को एकदम साफ कर देती है। एक वॉल्यूम पर आधारित है, दूसरा वैल्यू पर। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात क्या होगी जो इस चर्चा से भी आगे जाती है? एक बहुत जरूरी सवाल ये उठता है, हमने 2 लेन्स की बात की, लेकिन जिस तरह से फिनटेक और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, क्या इस डिजिटल हाईवे पर एक तीसरी पूरी तरह से अलग किस्म की लेन बन सकती है? ऐसी लेन जो पारंपरिक ब्रोकर वाले मॉडल को ही बाईपास कर दे। हाँ, और अगले दशक में CDSL और NSDL दोनों की इस ड्यूओपोली को चुनौती दे। ये एक ऐसा डिसरप्टिव पोटेंशियल है जिस पर सबको नजर रखनी चाहिए। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार। वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट